हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एनपीजीटी कॉमर्स के। राइट, सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक नई यूनिट अपनी स्टार्ट करी है, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट नंबर 2। और ये यूनिट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेटेज वाली यूनिट है। सो इस यूनिट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो इससे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का जो पार्ट है वो हम लोगों ने कवर किया है। उसमें बेसिक नेचर क्या होता है, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसेस क्या है, अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के टाइप क्या होते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो आप पहले ज़रूर देखें, ताकि उससे रिलेटेड ये वाली जो वीडियो है वो पहली वाली वीडियो से कनेक्टेड है। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी उससे आगे का हम टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। क्या टॉपिक बताया था मैंने आपको? अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग आपके इससे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में हमारा जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है उसको शेयर करें, ताकि उनको भी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के यूनिट की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यूनिट का नाम क्या है हमारा? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, यूनिट क्या है हमारी? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट नंबर 2 फॉर कॉमर्स एंड यूनिट नंबर 4 फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने ये बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमर्स में आएंगे, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों में आएंगे, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ओनली फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं। तो ये हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट यूनिट है। इस यूनिट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इसमें से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन आपके हाथ से निकलने नहीं चाहिए। और 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं। एक यूनिट में से अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके इसमें, 22 नंबर आपके इसमें जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने जो यूनिट करवाई थी बिजनेस फाइनेंस, उसमें से भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, और मैनेजमेंट वालों के लिए 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनके लिए 20 नंबर और आपके लिए 16 नंबर। तो दोनों यूनिट को मिला के कम से कम आपके 15 क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। 15 से 17 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो 36 नंबर के या 34 और 36 नंबर के इसमें से दोनों यूनिट को मिला के आपके बहुत ही वेटेज वाले नंबर आपके बनने वाले हैं इसमें से। ठीक है, तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग का बेसिक नेचर हमने पढ़ा, और उसमें हमने देखा कि भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं, और उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके टाइप ऑफ अकाउंट, ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है उससे आगे की कंटिन्यू क्लास है। ठीक है, उसमें हम ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग और हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ द कंसर्न, एंड then preparation of the statement of account, and then communicating to the top level management or concerned authority to make the appropriate decision। इससे आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, हमारी जो इनकम है, इनकम स्टेटमेंट, उससे आपकी इनकम पोजीशन पता चलेगी, आपकी जो सॉल्वेंसी पोजीशन है वो पता चलेगी, आपको लिक्विडिटी पोजीशन पता चलेगी, और कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है, कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो आप किसके बेसिस पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग की, कि हमारी जो अकाउंटिंग है उसकी क्या क्या ब्रांचेज हो सकती हैं। ठीक है, इसमें हमारी जो अकाउंटिंग है उसकी 3 तरीके की ब्रांचेज होती हैं, 3 टाइप के। पहला आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, 3 तरीके की अकाउंटिंग रहेंगी हमारी। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये हमारी मेजर कैटेगरी है। इसके नीचे फिर आपके सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया जितना भी होता है, जैसे सीवीपी एनालिसिस है, ब्रेक इवन पॉइंट है, स्टैंडर्ड आपका जो है स्टैंडर्ड कैसे बनाने, क्या क्या चीज़ें करनी है, उससे रिलेटेड कैसे कैसे डिसीजन लेना है। तो जो डिसीजन मेकिंग जो क्राइटेरिया है वो आपका किस में आ जाएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, उसको प्रेजेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच वेज टू असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब ये जो है आपका
डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, जैसे रेशियो एनालिसिस है और सीवीपी एनालिसिस है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो इन सबसे रिलेटेड जो अकाउंटिंग हमारी करी जाती है, जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ब्रेक इवन पॉइंट है, आप कैसे निकालोगे, उसका क्या यूज है, इनको कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे, तो वो सारा जो है वो आपका किस में आ जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारा जो इन्वेस्टर हैं या जितने भी हमारे यूजर्स हैं, आपके यूजर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, आपकी मैनेजमेंट इसके यूजर होती है, क्रेडिटर इसके यूजर होते हैं, एम्प्लॉय इसके यूजर होते हैं, और आपका गवर्नमेंट इसके यूजर होते हैं, क्लाइंट आपके यूजर होते हैं इसके। तो इसमें आपका जो क्रेडिटर, डेटर, इन सबको क्या चाहिए, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही ये हमारे डिसीजन लेते हैं। अब कोई भी पर्सन आपके साथ डील करेगा तो क्या बोलेगा, लाओ भाई आपने पहले अपना वो दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ। जैसे हम लोन लेने जाते हैं तो लोन लेते टाइम वो क्या बोलते हैं, भैया क्रेडिट वर्दीनेस अपनी दिखाओ, अपनी 6 महीने की पासबुक लेकर आओ। उससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि भाई आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो और क्या आपकी स्टेटमेंट कहती है। क्योंकि अब हो सकता है कि अभी लास्ट 15-20 दिन में आपने ट्रांजेक्शन कर लियो, तो आप दिखा रहे हो भैया मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उससे पहले कितना पैसा था, 6 महीने में आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी, वो सारे ट्रांजेक्शन आपको वहां से पता चल जाएंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री आपकी क्या है, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टर है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपको कोई लोन देगा तो वो क्या करेगा, आपसे सबसे पहले बैलेंस शीट और ये सारी चीजें आपसे मांगेगा। तो इन सारी स्टेटमेंट को तैयार करना, अपनी क्या क्या चीजें आपकी हैं वो सारी आपके इसमें आ जाएंगी। जैसे बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो जो जितना भी स्टेटमेंट टाइप का जो भी काम होता है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है हमारी, जो एक मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रही है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो उसमें क्या क्या आपने, जैसे आप रॉ मटेरियल लगाओगे, आप लेबर लगाओगे, आप ओवरहेड लगाओगे, तो इन सब चीज़ों को मतलब आप ऐड करोगे, उसके बाद आप आगे एस्टिमेट करोगे कि भाई आपको प्राइस कितना रखना है उसका। जब आपको कॉस्ट का ही नहीं पता तो आप प्राइस कैसे सेट करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि इट इज अ सम ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस कैरिड आउट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो उसका जितना भी हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी हम एक्सपेंसेस और जो भी हम खर्चे करते हैं वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाएंगे। इसके लिए जैसे हमारा इसमें हमारी बैलेंस शीट बनती है, ऐसे ही उसमें क्या बनेगी, हमारी कॉस्ट शीट बनती है, ठीक है। कॉस्ट शीट में हमारा सारा बताते हैं कि भाई इसमें हमारा ये चीज़ें, हमारा क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, हमारे सेल्स हमने कितने करी, उसमें प्रॉफिट हमारा कितना है। पहले आप खर्चों को ऐड करो, ठीक है, उसके बाद सेल्स में से आप उसको माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। यहाँ पे आप इनकम स्टेटमेंट वगैरह सब चीज़ों से आप ऐड करो, तो आपका अगर इनकम ज़्यादा है ओवर द एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंसेस इज नोन एज प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है आपकी इनकम से तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका क्या रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारी वो चीज़ें रहेंगी कि जितनी भी चीज़ें हमें सोल्व करनी है, तो सोल्व करने से पहले हमें कॉस्ट तो पता होनी चाहिए उसकी, ठीक है। कॉस्ट में हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में आपने क्या करा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, तो हमारा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो सेलिंग प्राइस आपका बन गया वो हमें यहीं से पता चलेगा, तो हमें कॉस्ट प्राइस हमारा पता होना चाहिए। तो जो कॉस्ट प्राइस आपको पता करोगे वो कैसे पता चलेगा, वो आपको कॉस्ट शीट से या कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगा। कौन सी कॉस्ट को आप कंसीडर करोगे, कौन सी कॉस्ट को आप कंसीडर नहीं करोगे, वो सारी चीज़ें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर रहती हैं। फ्यूचर में आपकी क्या कॉस्ट होने वाली है, इसके बेसिस पे हम फ्यूचर में अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारी क्या कॉस्ट आने वाली है, ठीक है। हम कितनी कॉस्ट को किस लेवल तक हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम रहती हैं, ओके। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमारा यहाँ पर, हमारे जो अकाउंटिंग है उसके दो मेथड रहते हैं। एक होता है हमारा कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, मतलब जिस दिन हमारे हाथ में कैश आ जाएगा उस दिन हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और एक्रूअल का मतलब क्या होता है, ड्यू हो गया रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ये हमारा बताता है कि जिस दिन आप एक्चुअल में पे करोगे ना उस दिन आप रिकॉर्ड करना। ये बताता है जिस दिन आपका ड्यू हो गया उसी दिन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री अपनी पोस्ट कर लोगे। तो ये क्या, व्हेन कैश इज रिसीव और फॉर सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज देन ओनली सेल इज मेड। तो इसमें हमारी सेल कब हुई थी कब नहीं हुआ था, जिस दिन मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं उस दिन रिकॉर्ड करूंगा। जिस दिन मेरी जो है वो क्या हो गया, जिस दिन मेरी सेल हो गई मैं उसी दिन अपनी एंट्री पोस्ट कर लूँगा। तो ये दो मेरे मेथड चलते हैं अकाउंटिंग में। तो ये दो अलग अलग मेथड है। कैश बेसिस बताता है कि जिस दिन आपके हाथ में कैश आएगा
आप उस दिन रिकॉर्ड करोगे। जैसे मान लो मेरे एम्प्लॉय की सैलरी 31 को ड्यू हो जाती है, तो ये कहता है जिस दिन मैं एंट्री पोस्ट करूंगा, मतलब जिस दिन मैं उनके अकाउंट में सैलरी पोस्ट करूंगा, मैं उस दिन एंट्री करूंगा। चाहे वो नेक्स्ट ऑफ द 15 को दे रहा हूँ, 10 को दे रहा हूँ, 5 को दे रहा हूँ, तो मैं उस दिन अपनी एंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट करूंगा। ये कहता है 31 को ड्यू हो गए, 31 को एंट्री कर दो सैलरी ड्यू। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से मतलब जो है वो हमारा यहाँ पर रहता है। इसमें अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल वगैरह ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। ये कहता है कि आप पेबल बना दो, आप रिसीवेबल बना लो, किसी से पेमेंट आनी है। जिस दिन मान लो मैंने आपको सेल कर दिया, आपकी पेमेंट आएगी मेरी, तो उस दिन मैं आपकी एंट्री पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी इसमें आ जाती है। मेथड क्लियर हुए आपके? ठीक। नेक्स्ट क्या आता है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? ठीक, ये क्या बताते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल? बेसिकली क्या होते हैं? गाइडलाइंस होते हैं जो कंपनी को ये बताते हैं भैया अकाउंटिंग के लिए ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। तो उनको जो गाइड करेगा वो कौन गाइड करेगा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। जो जो अकाउंटिंग कर रहा है उनके लिए सब चीजें यही एप्लीकेबल होंगे। आपके लिए भी एसेट का मतलब वही है, मेरे लिए भी एसेट का मतलब है। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो एसेट का मतलब ये सोचा था, मैंने तो लायबिलिटी का मतलब ये सोचा था, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा नहीं होता। तो यहां पर आप ऐसे कॉमन प्रिंसिपल आप यूज करोगे, कॉमन चीजें, कॉमन गाइडलाइंस आप यूज करोगे जो आपको ये बताएंगी कि क्या चीज आपके लिए सही है और क्या चीज आपके लिए गलत है, आपको अकाउंट अपने प्रिपेयर कैसे करने हैं। कई बार कुछ चीजों को लेके कंफ्यूजन होते हैं, ये अमाउंट हम यहां पर डालेंगे या वहां पर डालेंगे या कहां पर डालेंगे। अब मान लो इस साल मैंने पिछले साल का अमाउंट जो वो पे किया, तो आप इस साल में कौन सी एंट्री पोस्ट करोगे? इस साल की या पिछले साल की, या दोनों करोगे? तो इसको लेके कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो जो कंफ्यूजन होती है वो सारी हमारी यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे दूर करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे दूर करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनता है जो कि हमारे रूल को सेट करता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, उनको कौन सेट करता है? तो हमारा FASB फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये हमारा क्या करता है? कुछ प्रिंसिपल हमारे इशू करता है इन यूएस, और उन प्रिंसिपल्स को हम क्या बोलते हैं? गैप। गैप क्या? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो आपके जितने भी हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड कंसर्न हैं वो सब हमारे क्या करेंगे? उसको यूज करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो सारी हमारी यहां पर डिस्कस करी जाती हैं। सारी कंफ्यूजन आपके दूर करी जाती है और आपको ये गाइड किया जाएगा दिस इज द करेक्ट वे टू पोस्ट आर एंट्री एंड दिस इज द इनकरेक्ट वे। आप इस तरीके से नहीं करोगे, आपको ये चीजें करनी है। और आप ये नहीं कह सकते कि हम तो इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। एक यूनिक सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी और एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये बनाए गए हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है? आर इम्प्लीमेंटेड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय द कंपनी। कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से किसी भी फाइनेंशियल अकाउंट को या स्टेटमेंट को प्रिपेयर ना कर सके और वो ये बोलेगा भाई हमारे हिसाब से तो यही होता है, यही हमारा प्रॉफिट है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एज पर द लॉ और एज पर द प्रिंसिपल ही आप जो वो अपने अकाउंट को प्रिपेयर करोगे। अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हो तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो वो जो मैंने आपको बताया था ना कि रूल्स एंड कंप्लायंसेस, वो रूल्स एंड कंप्लायंसेस यही है। आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने ये डेबिट कैसे कर दिया, आपने ये क्रेडिट कैसे कर दिया, आप ये अमाउंट जो वो इतने साल में चार्ज करोगे, आपने इतना सारा अमाउंट कैसे चार्ज कर दिया, आपने इतना अमाउंट कैसे क्रेडिट किया या कैसे डेबिट किया, वो सारा आपका उसमें आता है। कि इतने से ऊपर आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, वो आपको अकाउंट में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ये रूल्स होते हैं ना, वो सारे आपको यहाँ पर बताएंगे। मर्जर के क्या क्या रूल्स हैं, ईपीएस के क्या क्या रूल्स हैं, और डिविडेंड के क्या क्या रूल्स हैं, ग्रांट के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो वो सारा हमारा इसमें आ जाता है। होल्डिंग कंपनी के क्या क्या रूल्स हैं, इन्वेंट्री को लेके क्या क्या रूल्स हैं हमारे, तो वो सारे हमारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो वो जो प्रिंसिपल्स हमारे बने हुए हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सही है और उसके लिए हमारे ये बनाए जाते हैं। अच्छा, ये अगर वही प्रिंसिपल मैं यूज कर रहा हूँ, वही प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हो, तो हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल तो सेम है। तो वहां पर हमारे लिए कंपेयर करना आसान हो जाएगा। अगर मैं कुछ और प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ, आप कुछ और प्रिंसिपल यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या रहेगा? हमारा थोड़ी सी ये दिक्कत रहेगी कि भाई आपके प्रिंसिपल अलग है, मेरे प्रिंसिपल अलग है, आपका आंसर अलग आएगा, मेरा आंसर अलग आएगा। अब ये होगा कि मैं आपके उससे करके देखूं, पहले उसको कन्वर्ट करूं, या आपके मेथड को मैं पहले अपने मेथड में कंपेयर करूं, फिर उसको सूटेबल वेज बनाऊं।
अब आप 12th क्लास के बच्चों को फर्स्ट क्लास के बच्चे से कैसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। 12th के बच्चों को 12th से कंपेयर करो, तब आपको पता चलेगा भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अब आप बोलोगे बचपन में तो मेरे भी 90 प्लस आते थे, लेकिन अब 40 प्लस भी नहीं आते। ठीक है, तो उसमें हमारी जो है यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो यूनाइटेड स्टेट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बोर्ड है, जो हमारा क्या करेगा, गैप के प्रिंसिपल को यूज करेगा, उसके जो इशू करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कौन यूज करता है या कौन इशू करता है। ठीक है, गैप इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द, जितने भी हमारी पब्लिक कंपनी है, मतलब जितने भी ट्रेडेड पब्लिसिटी और ट्रेडेड कंपनी है, उन सब के लिए ये चीज़ें हमारे यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ये सारा जो है एक टीम वर्क आपका यूज होता है, जिसमें हमारे किसी एक कंपनी को लेके इंटेंशन हमारी नहीं रहती है। ये ऑल ओवर द अकाउंटिंग कंसेप्ट को लेके हमारी कन्वेंशन रहती है। ये इंटरनेशनल बोर्ड सेट किया जाता है, उस पर आपके सारे इश्यूज बताए जाते हैं, फिर उससे रिलेटेड हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनेगा और उसके हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह है वो सारे हमारे बनेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना है। अब बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे अपनी ये चीज़ें नहीं बना सकते। हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है? क्या ज़रूरत है हमें इनकी? आप कौन सी इनकम को रिकॉग्नाइज करोगे, किस चीज़ को आप इनकम मानोगे, किस चीज़ को आप इनकम मानोगे ही नहीं। एज पर द लॉ ये आपकी इनकम है, आप इसको कंसीडर करोगे। एज पर द लॉ ये आपका एक्सपेंसेस है, ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी एसेट है, आपने दिखाया नहीं इनकम में। ठीक है, कौन सा एसेट है कौन सा लाइबिलिटी है, इसको रिकॉग्नाइज करना और सही अकाउंट में उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएंगे। ठीक है, व्हाट अमाउंट शैल बी रिकॉग्नाइज टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, कौन सा अमाउंट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएगा, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट दिस आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में पीएनएल और बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आपका वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, ये अमाउंट आपको पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता कि पीएनएल में भी जाएगा बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम आपका कहां पर जाएगा। ठीक है, तो इट ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट ऑल द डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड, कौन कौन से डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी है। आप जब भी स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये डिस्क्लोजर करे हैं हमारे, ये चीज़ें हैं हमारी, तो वो डिस्क्लोजर करना आपके लिए मैंडेटरी है। किस किस चीज़ को आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे, किस किस चीज़ का कंसोलिडेट अकाउंट बनाओगे। अगर आपके 4 ब्रांचेज हैं, चारों का अलग अलग अकाउंट बनाओगे, कंसोलिडेट बैलेंस शीट भी बनेगी आपकी। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली गाइड करते हैं आपको, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा ये चीज बताने के लिए कि भाई आपकी जो पास्ट ट्रांजेक्शन जो थी वो क्या हुई थी, प्रेजेंट ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे क्या है, और आपके जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है वो हमारे क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग जो है वो हमारा हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग हमेशा पास्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। जो ट्रांजेक्शन आपकी हो चुकी है उन्हीं को रिकॉर्ड करेगा, उन्हीं को बताएगा क्या तिकड़मबाजी करनी है। जो ट्रांजेक्शन आपकी हुई नहीं है उनको आप कैसे रिकॉर्ड कर लोगे। तो ये चीज याद रखना, अकाउंटिंग जो है वो डील करता है पास्ट ट्रांजेक्शन को, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील करता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका फ्यूचर से डील करता है ना, कि भाई आज मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, मैं कल के लिए डिसीजन ले रहा हूं या आने वाले कल के लिए मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हमारा क्या क्या गाइडेंस रहेंगी हमारी, उसको गाइड करेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहने वाली हैं, और किस किस चीज़ को मैं कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा, क्या चीज़ मेरा सही है, क्या चीज़ मेरा ट्रू। देखो, जो मेरी बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है इसमें झोल नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज होती है झोल बोलते हैं, मतलब इसमें कोई लफड़ेबाजी आपकी नहीं होनी चाहिए। इसमें मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए कि मतलब आपका अकाउंट कुछ और कह रहा है, वाउचर कुछ और कह रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो कुछ और कह रहा है। आपने बोगस एक्सपेंडिचर दिखा दिए, वो आपको नहीं दिखाने हैं। अगर आपने 10 लोगों की सैलरी दी है तो आप 10 लोगों की ही सैलरी दिखाओगे। अगर आपके 20 वर्कर हैं तो आप 20 लोगों की सैलरी दिखाओ। जितना आप उनको एक्चुअल में पे कर रहे हो आप उतना दिखाओ। अकाउंट में दिखा रहे हो 50,000, दे नहीं रहे आप 10,000 भी, वो सब क्या है,
वो सब आपके अकाउंट में झोल आता है। ठीक है, तो उसमें आपने जो अकाउंटिंग वाउचर जो है वो कुछ और बना दिया आपने, मल्टीपल वाउचर आपने क्रिएट कर दिए, आपके जो वाउचर की जो डेट है वो आपकी उससे मैच नहीं हो रही, तो ये सब कहाँ पकड़े जाएंगे? ये जब आप ऑडिटिंग करवाओगे ना अपनी, तब पकड़े जाएंगे। वो ऑडिटर पूछेगा भाई साहब ये क्या है, तो आप उनको बताओगे ये है। ठीक है, वो बोलेगा लाओ भैया वाउचर लेकर आओ, वो रिलेटेड पार्टी से कांटेक्ट करेगा, हाँ भाई साहब आपने इनसे कांटेक्ट किया था, ये चीज़ें खरीदी थी, वो बताएगा इस डेट को, वाउचर का डेट बताओ, वाउचर का नंबर बताओ, ये चीज़ें बताओ। तो वो सब चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। आपने डोनेशन दिया 5,000 का, बिल कटवा लिया 50,000 का, रिसिप्ट बराबर दिखा रहे हो आप, लेकिन ऑन ग्राउंड आपका नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपकी इसमें आ रही है। अब आपने क्या करा कि जैसे मान लो आपने कोई कंप्यूटर लिया, आपने कोई कंप्यूटर लिया और वो कंप्यूटर आप जो है अपने बच्चों को दे दिया, आपने लिया आपने बिजनेस के नाम से, लेकिन दे दिया आपने बच्चों को। आपने कोई कार दिखाई कि भाई कार जो वो हमने परचेज करी, एसेट हमने परचेज करी, और वो दिखा दिया हमने अपने मेरे बच्चों को, बीवी को, और मतलब उनको जो है वो छोड़ने जा रही है, उनके लिए वो यूज़ हो रही है। मैंने कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान लिया, लेकिन मैंने बिजनेस में लाके पटक दिया उसको, उसमें मैंने वहाँ पे उसको दिखा दिया। मेरी कार कोई पर्सनल यूज़ के लिए थी, लेकिन मैंने उसको बिजनेस उसमें दिखा दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना। वही ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे आपको चेक करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा हमारे दो पार्ट में, कौन कौन से? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपके अलग हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशन आपके अलग हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ही दो पार्ट होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे क्या बताते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे बताते हैं दीज आर द बेसिक एजम्पशन और बेसिस जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी प्रिपेयर करोगे, या बिजनेस एंटिटी की जो बेसिक एजम्पशन होती है जिसपे आपके पूरी अकाउंटिंग टिकी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। दीज आर द बेसिक एजम्पशन कि हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी हमारी लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहेगी। तो ये बेसिक एजम्पशन है, तो वो सब क्या है? हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ द दोज बेसिक एजम्पशन एंड कंडीशन विच फॉर्म्स द बेसिस अपॉन विच द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज बीन लेड, जिसके बेसिस पे आपकी पूरी अकाउंटेंसी टिकी हुई है, वो सब हमारे क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट है। ठीक है, अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? कोई फर्क पड़ेगा? कंसेप्ट से हमारा क्या फर्क पड़ने वाला है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पे? भैया जब अकाउंटिंग बंद करोगे ना आप, जिस दिन आप अकाउंटिंग बंद करोगे, एसेट लायबिलिटी सबको पे ऑफ करोगे। जब आप ये मान के चल रहे हो कि भैया मेरा बिजनेस चलेगा, तो ठीक है भाई, आज मेरी लायबिलिटी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, नेक्स्ट ईयर में पे कर देंगे। भाई आज मेरा प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, मैंने प्रीपेड क्यों करा कि भाई इसको मैं आगे यूज कर लूंगा। मेरी आउटस्टैंडिंग क्यों है कि भाई इसको आगे पे कर दूंगा। जब मुझे पता है मुझे बिजनेस ही बंद करना है, तो मैं सारी ट्रांजेक्शन उसके अकॉर्डिंगली करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी जो बेसिक ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि बिजनेस और जो मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी को आप बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं मानोगे, तो वो सब क्या है भाई? मान लो मैंने आपने क्या कर दिया भाई? झोल कर दिया। आपने बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसको घर के लिए यूज कर रहा हूँ, और जो घर की प्रॉपर्टी है उसको मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, कल को मान लो कोई दिक्कत आएगी तो फिर आपको दिक्कत प्रॉब्लम रहेगी। ऑफिस का जो चार्जेस रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा, जो पेंडिंग अमाउंट है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। फिर आप बोलोगे ये मेरी थोड़ी है, तो बिजनेस का है, तो उस टाइम पे आपको ये चीजें नहीं करनी है, फिर वहां पे फिर आपकी दिक्कत रहेगी। अब मान लो मोदी जी ने कोई लोन लिया पर्सनल, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं पे करेगी, क्योंकि वो मोदी जी का पर्सनल लोन है। ठीक है, अब मान लो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लेती है, तो उसको मोदी जी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से थोड़ी भरेंगे भाई, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग है, मोदी अलग है। मोदी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी एक पर्सनल आइडेंटिटी भी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं।
ठीक है, तो आपको ये जो बेसिक जो चीजें हैं, अब आप बोलोगे मोदी ने लोन लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया, मोदी भरेगा। अरे भैया मोदी क्यों भरेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? मोदी अलग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग है। मोदी ने अगर पर्सनल लोन लिया है तो मोदी जी भरेंगे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं भरेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया, जो उसकी कुर्सी पे बैठेगा वो भरेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगी उसको। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे हमारी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का जो बेसिक फंडामेंटल है वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, समझ गए? ओके, सो यहां पर कौन कौन सी चीजें आएंगी? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल, ड्यूअलिटी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर आपका इसमें नहीं आएगा, फुल डिस्क्लोजर आपका अलग आएगा। ठीक है, तो वो आपका कन्वेंशन में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या एजम्पशन है जो कि हमारी इसमें आपको यूज करनी है। ठीक है, तो वही चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब आप सबसे पहला है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या बताता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा ये बताता है बिजनेस और ओनर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैंने आपको मोदी जी का एग्जांपल दिया, मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस की प्रॉपर्टी और ओनर की प्रॉपर्टी दो अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो वो बिजनेस के लिए यूज करी जाएगी, उसका पे ऑफ आप बिजनेस से करोगे। अगर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी अलग है, बिजनेस की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों को मिक्स मैच नहीं करना है। ये झोल आपका नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं करें अरे भैया बिजनेस भी मेरा प्रॉपर्टी भी मेरी। ठीक है भैया, आप जब बिजनेस आपका प्रॉपर्टी आपकी, कल को जब मान लो लोन देने का नंबर आएगा तब आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के बिजनेस का लोन भर देना। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं वो तो बिजनेस का लोन है ना, बिजनेस से भरेंगे वो तो हम। अगर आपने कोई पैसा लगाया, बेशक आपने पैसा लगाया है, लेकिन वो पैसा आपका अकेले का नहीं है, वो और भी लोगों का पैसा है। उसमें प्रॉफिट जो जा रहा है वो आपका अकेले का नहीं जा रहा, उसमें और भी लोगों का प्रॉफिट जा रहा है। ठीक है, तो आप बिजनेस से अगर पैसा लेते हो तो वो किस में माना जाएगा? वो ड्राइंग माना जाएगा। आपने ड्राइंग विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, आप ये नहीं कह सकते हैं ये तो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप अलग हैं और बिजनेस अलग है। बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस के डॉक्यूमेंट सब अलग है और यू आर द सेपरेट एंटिटी। इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहां पर क्या कहता है? अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर दो टू इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। बिजनेस अलग है और उसका जो ओनर है वो आपका अलग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस इज रिकॉर्डेड एज द लायबिलिटी। अगर ओनर जो है इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। बिजनेस ने एक तरीके से लोन ले लिया, वो तो चाहे आप बिजनेस ने आपसे लिया या बाहर से लिया, उसके लिए बिजनेस के लिए आप बराबर हो। ठीक है, जब उसको वो पे करेगा या बिजनेस ने आपने कोई गुड्स या वो आपने पर्सनल यूज के लिए लिए तो उसको आप क्या करोगे? वो आप अपने ड्राइंग में कंसीडर करोगे। आप ये नहीं कह सकते भैया मैंने तो पैसा लगाया, ये एसेट मैंने तो खरीदी है। आपने बेशक खरीदी है लेकिन आप बिजनेस के लिए आप क्या हो? उसको ड्राइंग आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने बिजनेस में से पैसा ले लिया तो वो आपने जो वो बिजनेस के लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गई, वो लोन दे दिया बिजनेस ने आपको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है जब पेमेंट करने का नंबर आएगा। जब पेमेंट करने का नंबर आएगा तब आप कहां से पेमेंट करोगे? तब आप कह सकते हो ये तो बिजनेस का लोन है, बिजनेस पे करेगा। विजय माल्या के केस में क्या हुआ? विजय माल्या के केस में ये हुआ, वो तो बिजनेस का लोन था, वो तो बिजनेस पे करेगा उसको, और बिजनेस में प्रॉफिट मेरा जीरो। मेरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है लेकिन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को मैं बिजनेस का लोन क्यों भरूं? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम वहां पर अपने डिफेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का लॉस है, कंपनी पे करेगी, मैं क्यों पे करूं भाई? चाहे मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, अगर कल को मैं मान लो मैं दिवालिया हो जाऊं तो क्या बिजनेस मेरी हेल्प करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे तो सब लोग ये बोल के खड़े हो जाएंगे ये तो बिजनेस का पैसा है, हम आपको नहीं जानते। ठीक है, तो वहां पे बिजनेस और ओनर दो अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? द ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इनटू द मॉनेटरी फॉर्म दैट ओनली बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते उसको आप यहां पर नहीं मानोगे। जैसे कि सिंपैथी आपने करी, सिंपैथी आप किसी को दे रहे हैं, क्वालिटी आप किसी को दे रहे हैं, तो उसका यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप जो है आपने जैसे वो करा
ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो उसको उसी चीज को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, बाकी चीजों को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है कि ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी इन द टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज द करेंसी ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री की जो करेंसी है उसी में आप उसको यूज करोगे। सच ट्रांजेक्शन जो भी हमारा रुपीज वगैरह जो ट्रांजेक्शन है आप उसमें उसको करोगे। तो ये हमारा मनी मेजरमेंट जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा मनी की फॉर्म में ही आपका होना चाहिए। जैसे मान लो 1 लाख का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रेंट पे किया आपने 10,000 का, ठीक है, तो जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपका मेजर किया जाएगा वो आपका ये अमाउंट आपका ट्रांजेक्शन करी जाएगी, बाकी चीज़ों की मतलब कोई गिनती आपकी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या बताता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का हमारा मतलब ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस विल बी कंटिन्यू एट एवरी पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपका जो एन नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम अपना बिजनेस जो वो कैरी ऑन करते रहेंगे। ठीक है, ताकि इनफाइनाइट पीरियड के लिए हमारा जो बिजनेस है वो हमारा चलता रहेगा। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो हमारे आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो बिजनेस में हम ये नहीं कहते कि भाई 1 साल हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम बिजनेस ही बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें आप जो है आपने पैसा लगा रखा है, एसेट आपने ले रखी है, लाइबिलिटी आपने ले रखी है, पब्लिक ने आपको पैसा दिया इस चीज के लिए नहीं दिया कि मतलब आप लॉस करो और भग जाओ बंद कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं भी ये सोच के पैसा इन्वेस्ट करूँ तो बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ शोइंग द वैल्यू ऑफ द एसेट इन द बैलेंस शीट, मतलब आप जो एसेट वैल्यू ऑफ द एसेट आप यूज करते हो वो इसी चीज के लिए आप यूज करते हो। जैसे मान लो मैंने एसेट खरीदी कोई, ठीक है, मान लो मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर की लाइफ है 10 ईयर, तो इसका मतलब क्या है, मैं उस वैल्यू को 10 ईयर में डेप्रिशिएट करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं बिजनेस में अपने 10 साल के लिए उसको यूज करूंगा। तो इसकी जो वैल्यू है लेट्स से 1 लाख का है तो 1 लाख मतलब 10,000 में उसमें हर साल अपना इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करूंगा। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा बिजनेस अगले साल खत्म हो जाएगा तो इस साल क्या होगा, मेरा 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में से मुझे चार्ज करने पड़ेंगे। अब 1 साल में इसकी वैल्यू 0 थोड़ी हो जाएगी, तो उसके हिसाब से मुझे जो यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे एक मशीनरी आपने खरीदी 1 लाख की, ठीक है, उसके जो लाइफ है वो 10 ईयर्स की है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आप जो धीरे धीरे मतलब अपनी जो एसेट है उसको अपने पीएनएल से या अपने अकाउंट से आप क्या करोगे, उसको चार्ज करोगे। एक साथ आप अपने उसको चार्ज नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस में उसको यूज करोगे तो आने वाले टाइम के लिए आप धीरे धीरे करके उसको क्या करोगे, चार्ज करोगे। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, मतलब अकाउंटिंग का एक पीरियड है, ऐसा नहीं है मतलब कंपनी की लाइफ तो आपकी बहुत बड़ी है लेकिन लाइफ में भी क्या करा आपने छोटे छोटे टाइम पीरियड डिवाइड कर दिया ताकि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक आपने जो भी पैसा कमाया उसका आप एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सको और आप बताओ इस टाइम से लेके इस टाइम तक मतलब हमारा ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, अब हम आगे का आगे देखेंगे। मतलब आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे ये नहीं कि आप रिकॉर्ड करे जा रहे हो, रिकॉर्ड करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि कब तक रिकॉर्ड करनी है। तो इसका एक डिफाइंड ट्रांजेक्शन होती है, मतलब ताकि आप प्रॉफिट और लॉस को एसरटेन कर सको, आप आगे का डिसीजन ले सको कि भैया आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो रेगुलरली आपका प्रिपेयर रहेगा आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 साल के बाद अपना अकाउंटिंग पीरियड जिसको हम बोलते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब आप क्या करोगे ताकि आप ये कैलकुलेट कर सको, फाइनेंशियल पोजीशन आप कैलकुलेट कर सको, आप ये बता सको कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, टैक्स कितना भरना है हमें, ठीक है, और हमारा जो पोजीशन है हमारी क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस पीरियड के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अके हम ये देख सके भाई थ्रू आउट द ईयर हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना हमारा लॉस हुआ, तो ये चीज़ें हमारी इसमें रहने वाली है। ठीक है, ये चीज़ हमारी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारा इसको ही कहते हैं। क्या कहता है, इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कह देते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख का कोई सामान खरीदा, 2,000 रुपये मैंने कैरेज दिए, मतलब जो मेरा भाड़ा था, और 3,000 मैंने उसके इंस्टॉलेशन के दिए, तो मेरी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो 1,05,000 मेरा इसमें आ जाएगा। तो जो भी मैं एडिशनल अमाउंट में उसके लिए स्पेंड कर रहा हूँ तो वो मेरा सारा उसकी कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा। तो जितने में मैंने वो सामान खरीदा है उतने में मुझे जो वो सामान में उसकी कॉस्ट को इंक्लूड
करूँगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपकी सेकंड हैंड कार खरीद ली, ठीक है। अब वो सेकंड हैंड कार मैंने जो खरीदी वो आपने मुझे दी 5 लाख की, उसकी मार्केट वैल्यू है 10 लाख की, तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना लिखूंगा? 5 लाख लिखूंगा, क्योंकि मैंने कितना पे किया है आपको? 5 लाख पे किया, ठीक है। अगर मान लो उसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख है, तब भी मैं कितना लिखूंगा? 5 लाख ही रखूंगा, ठीक है। तो जितना मैं एक्चुअल में आपको पे कर रहा हूं, मैं उतना ही अमाउंट अपना जो वो इसमें लिखूंगा। चाहे प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, उन सब के लिए मैं अपना क्या करूंगा, उसको यूज करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें मेरी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे इसने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लो हमारा कोई मशीनरी परचेज करी उसने 5 लाख की, 5 लाख पे एक 1000 उसने ट्रांसपोर्टेशन के दिए और 2000 उसने जो वो अपनी इंस्टॉलेशन पे दिए, तो टोटल अमाउंट जो वो हमारे रिकॉर्ड में कितना करा जाएगा? 5,03,000, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते मशीनरी तो 5 लाख की है, तो वो जितना भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो वो सारा आपका इसमें इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसको ड्यूअलिटी एस्पेक्ट भी कह देते हैं। क्या कहता है? ये हमारा एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के लिए। जितने भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसके दो इफेक्ट होंगे, एक आपका डेबिट साइड, एक आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी अमाउंट अगर आप उसमें ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो ड्यूअल इफेक्ट आपके रहेंगे, इट अफेक्ट टू अकाउंट टू रिस्पेक्टिव ऑफ द अपोजिट साइड। एक आपका डेबिट रहेगा, एक आपका क्रेडिट रहेगा। ये नहीं कि दोनों आपके डेबिट हो गए, दोनों आपके क्रेडिट हो गए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फॉर द कैश हैज टू एस्पेक्ट, वन इज गिविंग कैश एंड रिसीविंग द गुड्स। मतलब गुड्स आपने परचेज करा तो आप क्या करोगे, गुड्स आपके पास आया, कैश आपके पास गया, तो एक तो कैश और एक गुड्स, दो अकाउंट आप इसमें यहां पर डील करोगे। तो दीज टू एस्पेक्ट उसको हम क्या बोलेंगे, दो एस्पेक्ट में हम रिकॉर्ड करोगे, डेबिट और क्रेडिट। जो ये जो चीजें रहेंगे वो हमारी इसमें आ जाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली ही हमारा ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हमारी इसमें आई है। अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके कई बार आपका पूछ लेता है क्वेश्चन कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। वो ये भी कर सकता है एसेट इज इक्वल टू डैश प्लस सी, ठीक है। तो वहां पे आपको बोलेगा कि भाई इसमें बताओ जरा क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है वो हमें थोड़ा सा देखना है कि भाई कौन कौन सी चीजें हमारी इसमें आएंगी और उसके हिसाब से हम सारी जो ट्रांजेक्शन है वो अपनी रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट अमाउंट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो यहां पे कुछ और एग्जांपल है, जैसे कैपिटल ब्रॉड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर हम कैपिटल बिजनेस में लेकर आए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिसीप्ट ऑफ द कैश, कैश आपका आया और आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, यानी ओनर्स की इक्विटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब जैसे मान लो परचेज ऑफ मशीनरी बाय द चेक, तो इससे आपका क्या हुआ कि आपने जो मशीनरी आपने परचेज कर ली, एक तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया और दूसरा हमारे पास मशीनरी आ गई। कैश में पेमेंट करते तो हमारा कैश कम हो जाता, बैंक से पेमेंट करिए तो मेरा रिडक्शन इन बैंक बैलेंस, ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर द कैश, अगर मैंने गुड्स सोल्ड कर दिए कैश के लिए तो यहां पर कैश मेरे पास आ गया और सामान मेरे पास चला गया, तो दो इफेक्ट हो गए। अब जैसे रेंट पेड इन कैश टू द लैंडलॉर्ड, रेंट पे कर दिया तो एक तो मेरा रेंट जो एक्सपेंसेस मेरा वो था और इसमें मेरा जो था पेमेंट ऑफ कैश, कैश गया और मेरा जो आउट लाइबिलिटी थी वो मेरी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई और मेरा जो कैश था वो मेरा चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आ गई, एक तो एक्सपेंसिव हो गया मेरा और ऊपर से मेरे जो कैश है वो चला गया, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, ये तो मैंने छोटे से एग्जांपल लिए, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करोगे तो उसको सारा जैसे सेल करिए आपने, परचेज करी है, कोई पे किया आपने, तो किसी न किसी चीज़ के बदले में तो पेमेंट करोगे। अगर मुझे रिसिप्ट हुआ तो बदले में मैंने भी तो कुछ किया होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि चलते चलते आपने मुझे चेक थमा दिया, सर ये 5 लाख रुपए, अरे भैया किस चीज़, अरे सर मेरी तरफ से समझ के रख, गिफ्ट समझ के रख लेना, ऐसा थोड़ी होता। या मैंने आपको बोला कि भाई नहीं ये लो आपके 5 लाख रुपए, या ये लो, अरे भैया आपने कुछ करा होगा तभी तो मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या बताता है, जब इनकम आपकी एक्रू हो जाएगी तभी आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे और अब आप कब उसको रियलाइज करते हो ये इस पे डिपेंड करेगा,
ठीक है, तो ये हमारा कहता है इट कैन सेड दैट रेवेन्यू इज सेड टू बी हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड। रेवेन्यू को आप तब रेवेन्यू मानोगे जब आपके हाथ में आ जाएगा। भाई जो पैसा आपके हाथ में आया ही नहीं, आप उसको रेवेन्यू कैसे मान लोगे? अगर मान लो वो नहीं आया तो, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को मैंने कोई सामान बेचा था क्रेडिट पे 50,000 रुपए का, अब मुझे 50,000 की पेमेंट करनी थी, मैंने उसकी पेमेंट आनी थी और मुझे आपको पेमेंट करनी थी। अब मैंने क्या करा, उसके ट्रांजेक्शन कर दिए कि भाई दिस अकाउंट दिस, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। अब मुझे आपको पेमेंट कर दी मैंने, आपकी भी पेमेंट कर दी, उधर से पेमेंट आई नहीं, आपकी पेमेंट सेटल हो गई। कैसे? तो रेवेन्यू को आप तब तक रेवेन्यू नहीं मानोगे जब तक वो आपके हाथ में ना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा कहता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज, जब आपके हाथ में पैसा आ जाए वो तब आपका पैसा अपना है। किस चीज को आप रेवेन्यू मानोगे, किस चीज को आप रेवेन्यू नहीं मानोगे, तो यही चीज के ऊपर हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट चलता है। द टर्म रियलाइजेशन मीन्स द क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव द मनी। सेलिंग ऑफ गुड्स इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट। ऑर्डर रिसीव हो गया आपको, तो उस पर आप रिकॉर्ड नहीं कर दोगे। जिस दिन आपका मतलब सेलिंग आपकी हो जाती है उस दिन आप अपना जो है वो रियलाइजेशन में आपका जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। जैसे मान लो इसमें कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एनपी ज्वेलर्स रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ सप्लाई ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट वर्थ ₹5 लाख। ठीक है, दे सप्लाइड ऑर्नामेंट वर्थ ₹2 लाख up to the year ending 31st March 2005 and rest of the ornament were supplied in the January 2006। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि इसने मतलब एक ऑर्डर रिसीव करा कि भाई 5 लाख की वो करनी है, उसने 2 लाख रुपए अपना जो वो 31 दिसंबर 2005 तक इसने जो वो अपने क्या कर दिए, भेज दिए, और बाकी के जो है वो उस पर वो कर देगा। ठीक है, बंसल sold goods for 1 lakh for the cash in 2006 and the goods has been delivered during the same year। इसने जो है वो क्या करा, 1 लाख रुपए के गुड्स अपने जो वो दिए और उसके कैश में उसने बेच दिया। दो अलग अलग एग्जांपल हैं। इसने आधा सामान दे दिया, आधा नहीं दिया, उसने पूरा सामान दे दिया, कैश ले लिया। ठीक है, अब आप यहां पे समझो, यहां पर रेवेन्यू की बात आएगी कि रेवेन्यू किसको मानोगे। भाई 5 लाख का सामान देना था आपको, क्या आप 5 लाख रेवेन्यू मान लोगे? अब सुनो मेरी बात, द रेवेन्यू फॉर द ईयर 2005 एनपी ज्वेलर्स इज 2 लाख, क्योंकि उसने 2 लाख का ही जो सामान है वो डिलीवर किया था। बाकी जो है वो रेवेन्यू माना जाएगा नेक्स्ट ईयर का। इस साल का कोई रेवेन्यू नहीं है, इस साल का रेवेन्यू सिर्फ उतना है जितना आपने रिसीव करा। ठीक है, द मर्जर mere getting an order is not considered as the revenue until the goods has been delivered। जो गुड्स आपके डिलीवर ही नहीं हुए उसको आप रेवेन्यू कैसे मान लोगे? वो डिलीवर होने हैं। कब डिलीवर होंगे? नेक्स्ट ईयर। जब नेक्स्ट ईयर होंगे तो कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के रख लो, सारा अभी रिकॉर्ड कर लोगे आप। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है कि जब आपके होंगे तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, जब गुड्स आपके डिलीवर हो जाएंगे तब आप हमें बता देना, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पोस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर ऑर्डर रिसीव हुए 5 लाख के, पेमेंट करी 2 लाख की, 2 लाख का सामान भेजा तो आपको 2 लाख ही वो माने जाएंगे, आप 5 लाख रुपए अपने उसमें कंसीडर नहीं कर सकते हो। जितने का सामान भेजा उतने आपकी पेमेंट आ गई बस। ठीक है, सेकंड वाले केस में द रेवेन्यू ऑफ द बंसल फॉर द ईयर 2005 इज 1 लाख एज द गुड्स हैज बीन डिलीवर फॉर द सेम, उसमें आपका डिलीवर हो गया और गुड्स उसको सेम ईयर में हो गए। ठीक है, तो इसमें आपने जितना उसने गुड्स आपके वो करे थे उतना गुड्स आपको रिलीज हो गए। दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें पार्शियल पेमेंट थी, जितना आपकी पेमेंट आई उतना आपने वो कर दिया, और इसने बोला कि भाई 2005 में हमें 5 लाख का ऑर्डर रिसीव हुआ जो कि हम 2006 में पे करेंगे, तो 2005 का कोई रियलाइजेशन आपकी नहीं मानी जाएगी, 2006 में मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये वही था जो आपने बताया था। देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये पहले वाले का उल्टा है।
ये कहता है कि जब अमाउंट आपका ड्यू हो जाए, ठीक है, दैट इज येट टू बी पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इट मींस द रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे बिकम रिसीवेबल। मतलब ये कहता है, ये पहले वाले का उल्टा, कैश वाले का उल्टा है। तो ये कहता है कि जब आपका कोई अमाउंट आपका ड्यू हो जाए, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पोस्ट कर लो, भाई हमारा पैसा आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। जिस दिन आपका अमाउंट ड्यू हो गया उस दिन आप अपने उसमें क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्निशन व्हेन realized or the expenses are recognized when become due। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये कहता है रेवेन्यू को तो आप तब रेवेन्यू मानोगे जिस दिन वो आपके हाथ में आएगा, और एक्सपेंसेस को आप तब एक्सपेंसेस मान लोगे जब आपका ड्यू हो जाएगा। दो अलग अलग चीजें हैं। आपका पैसा जिस दिन आपके हाथ में आएगा वो उस दिन आपका है, लेकिन खर्चा उसी दिन बन जाएगा आपका जिस दिन वो आपका ड्यू हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट, ठीक है। मान लो, इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझो, मान लो मैं आपकी कंपनी में वर्किंग हूं, मेरी सैलरी 31 को ड्यू हो गई, ठीक है। तो आपका जो खर्चा है वो 31 को ही जनरेट हो गया, तो एक्सपेंसेस तो आप उसी दिन से आप आउटस्टैंडिंग बन गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग। वो बात अलग है आप कितने दिन में पेमेंट करते हो, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में करोगे भी या नहीं करोगे। जिस दिन आप करोगे तब तक आप उसमें आउटस्टैंडिंग में चलेगा। आपने मुझे एडवांस में दे दिया सर, दिवाली का ऑफर, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपकी इसमें मानी जाएगी। अब मान लो आपको कहीं से पेमेंट आनी है, जिस दिन आपके हाथ में पेमेंट आएगी आप उस दिन उसको रिकॉग्नाइज करोगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट दो चीजों पे बेस करता है, एक रेवेन्यू पे, रेवेन्यू आप तब रेवेन्यू मानोगे जब वो आपके हाथ में आ जाए, और एक्सपेंसेस को आप उसी दिन मान लोगे जिस दिन आपका ड्यू हो गया। समझ गए बात को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा ये भी कहता है कि डेबिट साइड जो है वो मैच करनी चाहिए क्रेडिट साइड से, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू हमारे मैच करने चाहिए। आपके अगर रेवेन्यू हुए हैं तो वो कहाँ से आए, एक्सपेंसेस करे तो वो आपने कहाँ पे करे। अगर मान लो आपने 5 लाख के रेवेन्यू हैं, 7 लाख के एक्सपेंसेस कर दिए, तो 2 लाख रुपए आपके कहाँ से आए, वो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ये हमारा क्या बताता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकम टू बी अर्न रेवेन्यू मस्ट बी बिलोंग टू द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये नहीं कि पिछले साल का रेवेन्यू इस साल को आप दिखा रहे हो, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम अकाउंटिंग ईयर के होने चाहिए और वो आपके मैच होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब आपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में कुछ और दिखा रहा है, रेवेन्यू कुछ और है, एक्सपेंसेस कुछ और है, वो एक्सपेंसेस आपके पास आए कहाँ से, ठीक है। तो वही चीज हमारी बताती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो, ताकि हम उसके हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड को हम बता सके, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो हमारा कितना रेवेन्यू आया, जब रेवेन्यू आया ही नहीं तो आपने उसको रेवेन्यू कैसे मान लिया, जब रेवेन्यू आया ही नहीं तो आपने उसको रेवेन्यू कैसे माना। तो ये जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट से बेच होता है। कई बार ये पूछ लेता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट किससे, कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से मैच करता है, तो आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट से मैच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन होते क्या है, कन्वेंशन का मतलब होता है कि इट इज द डिफाइंड एज द कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल अडॉप्टेड ईदर बाय जनरल एग्रीमेंट और द कॉमन कंसेंट अमंग द अकाउंटेंट। देखो, वी आर द अकाउंटेंट, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी भी कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं उसी के बेसिस पे लोग विश्वास कर रहे हैं। हम गलत तो लोगों की आंखों में हम धूल झोंक रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन कंसेंट होती हैं एज वी आर द अकाउंटेंट और एज वी आर द सेफ गार्ड फॉर द बिजनेस। सो इट इज द कॉमन एग्रीमेंट दैट वी नीड टू फॉलो बाय द अकाउंटेंट, कि भाई ये हमारी कॉमन कंसेंट होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। ये कहा नहीं जाता बट आपको करनी पड़ती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशंस, ठीक है। कंसेप्ट बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग टिकी होती है। ये जो कन्वेंशंस होते हैं ये जर्नल एग्रीमेंट के थ्रू हम ये कह देते हैं, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है,
बट ये कॉमन कंसेंट कहती है कि एज वी आर द अकाउंटेंट फॉर द कंपनी, तो हम जो बोलेंगे लोग हमारी बातों पे विश्वास करेंगे, क्योंकि लोगों ने हमें चूज किया कि भाई साहब यू आर द अकाउंटेंट, तो हम आपकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं। आप जो बताओगे वही हम सत्य मान के चलेंगे, सच मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? एक कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं जो यूनिवर्सली फॉलोड होती है हमारी। तो इसमें हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बिजनेस एंटिटी में कैसे कैसे हम उसको प्रेजेंट करेंगे, कैसे कैसे हम उसको यूज करेंगे, जैसा हमने रिप्रेजेंट किया है वैसा ही आपको दिखाना है। वो कैसे दिखाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कन्वेंशन जो होते हैं कस्टम और ट्रेडिशंस होते हैं, जो कि हमारा काफी टाइम से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। तो हमारा एक सेंस ऑफ ह्यूमर, एक कोड ऑफ कंडक्ट बन जाते हैं जो कि हमें यूज करना पड़ता है। मतलब जब हम एथिकली और मोरली भी हमें ये चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, ये हमारी कुछ ऐसी चीजें नहीं होती है, बट अनरिटन लॉ होते हैं जो हमारे कन्वेंशंस जो होते हैं वो हमारे अनरिटन लॉ होते हैं। मतलब ऐसा लॉ में कहीं पर भी नहीं होता, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब दिल हमारा गवाही देता है इस चीज को कि भाई हमें ये चीज करनी चाहिए, लेकिन जो कंसेप्ट होते हैं वो आपके रिटर्न होते हैं कि भाई आपको ये चीजें करनी है। तो कई बार ये पूछ लेता है कन्वेंशन आर द रिटर्न और अनरिटर्न। तो कन्वेंशन जो होते हैं वो रिटर्न नहीं होते, एक कॉमन एग्रीमेंट होते हैं, जनरल कंसेंट होती है हमारी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके रिटर्न होते हैं, वो बाय लॉ आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। तो ये हमारे कस्टम्स होते हैं जो कि हमें गाइड करेंगे कि भाई हम जो है वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट को कैसे बनाना है। देखो इसका यूज होगा अकाउंटिंग जब रिपोर्ट और स्टेटमेंट बनाओगे तब यूज होगा, और उसका यूज होगा आप अकाउंटिंग जब रिकॉर्ड करोगे, उसका रिकॉर्ड करते टाइम यूज होगा, और इसका जब आप रिपोर्ट बनाओगे तब आपका यूज होगा। दीज कन्वेंशन, उसको हम डॉक्ट्राइन भी बोल देते हैं। इसको हम डॉक्ट्राइन भी बोल देते हैं कि मतलब इस चीज को हमें आगे यूज करना है। कौन कौन से होते हैं? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी और कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये चार ही होते हैं, वो 8 होते हैं और ये 4 होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी, इसका मतलब क्या होता है? रेगुलर। तो हमारे जो प्रिंसिपल जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो हर साल हमारे सेम रहने चाहिए। ये नहीं कि इस साल आपने कोई और मेथड यूज कर लिया, अगली बार कुछ और मेथड यूज कर लिया। जैसे हमारा डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं। आप ये नहीं कह रहे इस साल आपने कोई और मेथड यूज कर लिया, अगले साल मेथड चेंज कर लिया। अनटिल अनलेस देयर इज नॉट नेसेसरी आप इस मेथड को चेंज नहीं करोगे। जब चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट भी आप देखोगे। अगर मैं आज चेंज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, तब से लेके आज तक इस मेथड से कैलकुलेट करो, उसका प्लस माइनस जो भी है आप उसको पीएनएल अकाउंट से चार्ज करो। ठीक है, तो उसमें मतलब जो है ताकि मतलब आपके लिए एक रेगुलरिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे, आपको कंपैरिजन करने में इजी रहे। ठीक है, आप जल्दी से मेथड को आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी किस में आ जाती है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो आपकी रेगुलर रहनी चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अनटिल अनलेस जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपकी नहीं होती तब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। ये नहीं हर साल आप अपनी पॉलिसी बना रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है, ताकि उसके कंपैरिजन करने में आपको हेल्प करेगा। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? मतलब आपको क्या करना है? फुल डिस्क्लोजर करना है, छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, मतलब हर छोटी से छोटी बात, मतलब जो वो आपके यूजर को पता होनी चाहिए कि भाई कंपनी क्या क्या चीज़ें कर रही है, क्या क्या गोल खिला रही है, वो सारी बातें आपको बतानी है। चाहे वो रेलिवेंट है चाहे वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपको पूरा डिस्क्लोज करना है। चीटी से लेकर हाथी तक कंपनी जो भी एक्सपेंसेस कर रही है वो सारे एक्सपेंसेस बताएगी। जो जो कंपनी डिक्लेयर कर रही है क्या क्या चीज़ें हैं वो फुली आप डिस्क्लोज करोगे, कोई भी चीज़ आप इनसे छुपाओगे नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, जो भी चीज़ें मतलब आपकी हैं वो आप फुली आप इसको डिस्क्लोज करोगे। जैसे अ बिजनेस प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी, लाइक जो है जो भी हमारा रेलिवेंट बिजनेस है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लो आपका इन्वेस्टर है, लैंडर्स है, क्रेडिटर है, शेयर होल्डर है, इनको आप जो वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आपकी एक हिडन इंफॉर्मेशन इनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपने बताया ही नहीं कि ये चीज़ें आपकी लोन की हैं, आपने बता दी कि बिल्डिंग हमारी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये
लोन पे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्रेडिटर जो है वो आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन को कैसे पता करेगा, ताकि वो आप उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बताओ, फुली आप डिस्क्लोज करो, तो उसके बाद उसके इच्छा करेंगे, मन करेगा तो वो आपका डिस्क्लोज करेगा, मतलब वो आगे ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपके रिकॉर्डिंग की जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इनको बताओगे, और ये हमारा जो वो जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप एडिक्वेट मैनर में उनको डिस्क्लोज करोगे, ताकि आप ये ना बोल सको कि भाई हमने तो पहले ही बता दिया था आपको, ताकि ये जो आपके रिलेटेड पार्टीज है वो ये नहीं बोलते कि मतलब काश आप ये हमें पहले बता देते तो हम उसमें इन्वेस्ट ही ना करते। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ये उसका उल्टा है, फुल डिस्क्लोजर का उल्टा। ये कहता है आपकी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मटेरियल मतलब ओनली रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या जिस इंफॉर्मेशन से आपका डिसीजन चेंज हो सकता है, आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करोगे। आपको बाकी की चीजें अटरम सटरम कहानी बताने की जरूरत नहीं है, आप वो चीजें बताओ जिनको उनको जरूरत है। पहले वाला बताता है हर चीज आप खोल के बताओ, कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर इंफॉर्मेशन आप बताओगे। ये कहता है जो रेलिवेंट है उसको बताओ, बाकी चीजों को छोड़ दो। आप ये नहीं बताओगे 10 रुपए की हमने झाड़ू खरीदी। फुल डिस्क्लोजर कहता है आप ये भी बताओगे कि 10 रुपए की हमने झाड़ू खरीदी। मटेरियलिटी बताता है कि ठीक है भाई, जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है 50, 100, 1000, 2000 रुपए, उसके कोई दिक्कत नहीं। जिसकी करोड़ों की ट्रांजेक्शन है उसके 50, 100, 1000, 2000 रुपए क्या फायदा मायने करते हैं। ठीक है, तो मटेरियल जो है वो मटेरियलिटी डिपेंड करता है कंपनी की ट्रांजेक्शन कितने की है। अगर कंपनी का करोड़ों का ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए 1000, 2000, 10-20 हजार रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। कंपनी की लाखों की ट्रांजेक्शन उसकी ऐसी हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें करना है कि जो आपका उस पर डिपेंड करेगा कि भाई क्वेश्चन इज दैट, मतलब हमारा मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या है। मटेरियल फैक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन टू विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इट्स यूजर। जिस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद आपका अगर डिसीजन चेंज हो सकता था, वो डिसीजन आपके लिए मटेरियल है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी ने 50 रुपए की झाड़ू खरीदी है, कंपनी ने 500 रुपए की झाड़ू खरीदी, लेकिन कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है या 15% है, कंपनी ने ये बताया नहीं आपको। 5% में 15% में बहुत फर्क होता है। आपका इससे इंफॉर्मेशन आपके डिसीजन से चेंज हो सकता था। तो वो जो डिसीजन आपका चेंज हो सकता था वो चीज आपकी इसमें आ जाएगी। दैट इज योर मटीरियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? प्ले सेफ, मतलब पहले से ही आप लॉस को एस्टिमेट करके चलो। उसके लिए आप जितने भी आपके प्रिकॉशंस वगैरह हैं उनको आप पहले से ही अपने आप को प्रिवेंशन करके चलो, और आप ये बता के चलो कि भाई हमारे ये चीज़ें हैं जो पॉसिबल आपके लॉसेज हैं, उनके लिए आप पहले से ही प्रोविजन बना के चलो। पहले से ही आप उसके लिए मतलब जो रिजर्व वगैरह में उनका फंड ट्रांसफर, उनके लिए आप सेपरेट फंड अकाउंट खोल लो। अगर आपको लग रहा है भाई पॉसिबल लॉसेज हैं, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह है, उसके लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेट, मतलब आप वो करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो आपकी कंसर्न लाइबिलिटी है, उनके लिए आप पहले से ही एक प्रोविजन अकाउंट आप खोल के चलोगे। अगर यूज़ हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में रिवर्स कर लोगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है ये चीज़ें इसमें आ जाती है कि भाई हमारा जो वो प्रॉफिट को हम उसके हिसाब से चीज़ों को हमें स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है कि मतलब आप अपना जो प्ले सेफ इन रिगार्डिंग द शोइंग द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हमें वहाँ पर डिस्प्ले करना है, कैसे कैसे ये चीज़ें आपको करनी है। तो वो चीज़ें हमारी यहाँ पे कंजर्वेटिज्म में आनी है। ठीक है, तो मतलब आप जैकेट को पहले से ही अपना प्रिकॉशंस लेके रखोगे कि भाई इस तरीके से कोई भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के लिए आप पहले से ही अपना प्रिकॉशन बना के रखोगे, ताकि आप पहले से ही रिजर्व वगैरह ये मेंटेन करके चलोगे, ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सको। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आती है। तो कन्वेंशन मतलब ये जो है सारी इसमें आ जाती है कि भाई किस किस तरीके से आप अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज वेरी यूजफुल टूल इन द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट। जब आपको कोई अनसर्टेनिटी है, कोई डाउट आपका है, तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट और बेसिक प्रिंसिपल, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और उसको बताइए। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हुए या नहीं हुए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो हमारी प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। हम आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो गए होंगे। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा।
अगर नहीं भी क्लियर हुए हैं तो आप प्रीवियस इस वीडियो को दोबारा से देखें, तो वहाँ पे हर पॉइंट, हर कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आप पढ़ के रखिए, और जब भी हम इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और आपके जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज हैं, आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज को हैंडल कर सकते हो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट्स वाई we can consider in the next video and help you in preparation of your exam, right? So thank you guys, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।